हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है आवर इन्वायरमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। जो बच्चे 10th क्लास में इस बार बोर्ड दे रहे हैं उसके लिए फटाफट वन शॉट में रिवाइज करने का जो तरीका है, मतलब एनसीईआरटी आपको 100% आना चाहिए कि भाई कौन से लाइन में क्या क्वेश्चंस बन सकता है। अगर ये चीज़ आप समझ लेंगे ना तो आप किसी भी तरीके का सैम्पल पेपर या किसी भी तरीके का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बट मैंने अभी देखा है बहुत सारे बच्चों का सैम्पल पेपर, डिफरेंट सैम्पल पेपर या क्वेश्चंस बना के दिए एनसीईआरटी के अंदर से, हो क्या रहा है वो बच्चों को पता ही नहीं कि लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है। तब जाके मैंने सोचा कि मैं ये वन शॉट में मैं एनसीईआरटी के थ्रू बना ही देता हूँ। अच्छा, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी इस बार जो मैंने देखा है सैम्पल पेपर से बच्चे को जो पेपर उन्होंने दिया है हाथ से लिख के या क्वेश्चन जो उन्होंने बनाया है वो लाइन से एनसीईआरटी के लाइन से लिखा, लेकिन बच्चे को पता नहीं कि कहाँ से आया क्वेश्चन है। तो मैं इस वजह से आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम में आप वन शॉट कैसे रिवाइज करोगे ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये चैप्टर तो वैसे बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर से आप मन से भी नहीं कुछ भी पढ़ोगे तब भी अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बच्चा लिख सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपका आईक्यू एंड थोड़ा थिंकिंग पावर थोड़ा बेटर होना चाहिए कि कैसे इन्वायरमेंट है, क्या इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आवर इन्वायरमेंट, हम लोग रहते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे चारों तरफ का जो सराउंडिंग है वो हमारा इन्वायरमेंट है। वो हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, कैसे एक दूसरे से लिंक है, इस चैप्टर में ये चीज़ बताया गया है। सबसे पहले है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है ना, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे कुछ बायोटिक, अबायोटिक एंड सारे चीज़ों से जो हम इंटरलिंक है, जो हमारा रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड है वो हो सकता है, दूसरा मैनमेड इकोसिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके घर में अगर एक्वेरियम है जहाँ पे आप बहुत सारी मछलियाँ रखते हैं और उसको देखते हो, वो भी एक तरह का एक्वेरियम जो है वो आपका मैनमेड इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है। पार्क है हमारा, ये मैनमेड इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है। क्लियर होगी बातें। और जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो फॉरेस्ट आ जाता है, जो गॉड गिफ्टेड है हमारा, है ना। ओशियन आ जाता है, रिवर्स जो ऑलरेडी बने हुए, जो हमने नहीं बनाया है वो नेचुरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपको पता ही है, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि बायोटिक और अबायोटिक बहुत चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो। इसके अंदर कि सर पढ़े क्या, मेन बात वो तो समझ गए, लेकिन पढ़ो क्या। देखो इसमें कह रहा है ना कि फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच ग्रासेस, ट्री, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जस्मिन। ये सब वहाँ का मतलब इकोसिस्टम में आता है। सबसे हम इंटरेक्ट है, उस वो हमारे दिए हुए चीज़ों को लेते हैं, हम उससे कुछ चीज़ें लेते हैं। तो ये जो इंटरलिंक है वो इकोसिस्टम होता है, ठीक है ना। इकोसिस्टम मतलब और एनवायरनमेंट जिसके अंदर बायोटिक, अबायोटिक, एवरीथिंग से एक दूसरे के इंटरलिंक्ड होते हैं, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम्स। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स। बता दिए दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम्स जो गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल इकोसिस्टम। वेल गार्डन, क्रॉप, फील्ड्स, ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है ना। कौन कहाँ से बोल रहे हैं सर, किस जगह से बोल रहे हैं। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हो गया तो आपको बता दिए, सब कंपोनेंट है भाई, ये सारे कंपोनेंट। इकोसिस्टम कंसिस्ट बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और अबायोटिक में डिफरेंस याद कर लीजिए बेटे। ये बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। बायोटिक जो बायोलॉजिकल थिंग्स, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होता है वो बायोटिक होता है। अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, उसको हम अबायोटिक बोलते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया, बायोटिक अबायोटिक। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने दो तीन चीज़ें देखा, बायोटिक, अबायोटिक एंड दूसरा नेचुरल, और ये चीज़ें हमने देखा। अब आता है BF सिंह, ये जो है हमारे पास, इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि हम ये जैसे देखो यहाँ पे लिखे हुए ना, अब ये देखो, क्लीन द एक्वेरियम्स एंड सम फिशेस एंड प्लांट्स हैव डेड, है ना। डेड, हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंड व्हेन एन ऑर्गेनिजम्स डाइड। द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोजर्स, है ना। द ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर। तो आप डिकम्पोजर्स मतलब जिस चीज़ को डिकम्पोज कर दे, किसी भी चीज़ का डेड। अब देखो गार्बेज है उसको हमें कैसे रखना चाहिए, एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर एब्सेंस व्हाट विल नेचुरल रिप्लेसमेंट
ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इवन इन डिकम्पोजिशन। अब आता है डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोजर्स क्या कहते हैं, कंपोजर्स जो होते हैं वो हमारे चीज़ों को जो हमने निकाला है उस वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट मतलब बायोलॉजिकल थिंग से निकले हुए वेस्ट मटेरियल जो है उनको अगर डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देता है तो उसको डिकम्पोजर कहते हैं भाई, ठीक है ना। मतलब उसको बोल सकते हो कि जैसे प्लास्टिक है वो डिकम्पोज हो सकता नहीं, बहुत मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो वो हमें इन्वायरमेंट में उस तरीके की चीज़ों को हमें किस तरीके से रखना चाहिए। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आपने बायोटिक और बायोटिक देख लिया। दूसरा इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट है वो आपने देख लिया, ठीक है। पैरासाइटिक का मतलब समझ गए, ओमनीवरस कार्निवोरस ये बात आप समझते हो। हर्बीवोरस मतलब जो घास वास खाता है, कार्निवोरस जो मांस खाता है, ओमनीवोरस जो सब चीज़, पैरासाइटिक आपने जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को खाता है। तो ये चीज़ें आपका आता है। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, जैसे प्लांट हमारा है, प्लांट प्रोड्यूसर्स में माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो सभी ऑर्गेनिजम्स उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं। तब हम यहाँ पे मेन कंपोनेंट के अंदर पढ़ेंगे और एक कंपोनेंट मतलब इसको कहते हैं फूड चेन। यहाँ पे आ जाइए, फूड चेन हमें बनाना आना चाहिए, उसको हमको कहानी पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। प्रोड्यूसर में कौन सा आते हैं तो ये आते हैं। दूसरा है कि ये देखो ये बेस लेवल है, ये जितने ग्रीन है ये अगर इसको अब फॉलो करते हो तो देखो यहाँ पे ये प्रोड्यूसर है, ये सेकेंड लेवल वाला, इसके ऊपर टॉप लेवल वाले है ना। ये इससे एनर्जी, ये इससे एनर्जी लेता है, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं फूड चेन। मतलब कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। अब ये देखो ये ग्रास है, इसको ऊपर ये मतलब इंसेक्ट है जो भी इसको खाता है, ये इसको खाता है ये, और लास्ट में इसको मिलता है। तो इसकी संख्या कम है क्योंकि इसके पास एनर्जी ही नहीं मिलता है। अब हम इसको देखते हैं कैसे 10% लॉ के हिसाब में ये बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर कंज्यूमर समझ रहे हो, कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करता है किसी चीज़ को, तो उसको कंज्यूमर बोलते हैं। हमें यहाँ पे मेन पढ़ना है, ये डायग्राम बनाइए। डायग्राम का प्रैक्टिस खूब करो। इसमें आपको बनाने के लिए दे दिया जाएगा, एक इकोसिस्टम खुद दे देगा, बोलेगा इसमें आपको बताइए एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स, कहीं कहीं पे ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। तो आप ये देखो ये ऐसा इसलिए बनाया गया कि देखो प्रोड्यूसर की संख्या ज़्यादा है, इससे कम प्राइमरी, उससे कम सेकेंड, टर्सरी सबसे कम। तो इसलिए कहा जाता है जो इंस्टिंक्ट एनिमल्स है, जो एनिमल्स विलुप्त हो रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट से गायब हो रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि उसको इस फूड चेन में, ये ट्रॉपिक लेवल्स में उनके पास एनर्जी पहुंच ही नहीं रहा है, उनका एनर्जी लॉस हो रहा है। इनको एनर्जी देने के लिए इसकी संख्या बढ़ाना पड़ेगा, प्रोड्यूसर की संख्या में बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो, ग्रीन प्लांट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कैप्चर्स अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फूड एनर्जी। अब आती है बात सनलाइट का एनर्जी का 1% मान लो वो फूड मतलब प्लांट अपना एनर्जी बनाता है। मतलब क्या करना चाहता है कि मान कर चलिए इसके पास 1000 एनर्जी है, यहाँ 1000 है, इसने बनाया, इसका 90% अपने पास यूज़ कर लेगा, मतलब 900 ये खुद यूज़ करेगा। 900 यूज़ कर लिया तो क्या हो गया, 10% ऊपर जाएगा 100। अब इसका 90 यूज़ करेगा, इसका 10 आ गया, इसका 10% 1 ऊपर चला गया, मतलब 1% 1 एनर्जी टर्सरी, तो उसकी संख्या इसलिए कम हो रही है, उसके पास एनर्जी ही नहीं मिल रही है जो उसको खाना है। तो अगर हमें इसकी संख्या को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं 10% लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रहा 10% लॉ। ये 10% लॉ को आप अच्छी तरीके से डायग्राम के थ्रू समझाइए, चाहे जैसे 10% ऑफ द फूड ईटेन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी and made available for the next level of consumers. Therefore, 10% can be taken as the average value of the amount of organic matter that is present at each steps and reaches the next level of consumers. 10% next level पे जाता है, बाकी यूज़ हो जाता है उसके पास। ठीक है, क्लियर होगी। सम अमाउंट गोज, तो ये 10% लॉ का आप लिख लीजिएगा कि 10% मतलब इफ़ प्रोड्यूसर लेवल्स कंज्यूम मतलब मेक द एनर्जी 1000, देन हाउ टू 10% ट्रांसफ़र टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। इसकी आप डिफरेंट लेवल पूछ सकता है। कभी कभी आपको पॉन्ड के एग्जांपल दे देगा कि पॉन्ड्स के अंदर आप बताइए, तो आप पहले पॉन्ड के अंदर छोटे छोटे ग्रास, फिर उससे ऊपर थोड़ी छोटी सी मछली है ना, फिशेस को दिखाओ, फिर उस फिशेस को दिखाने के बाद इससे बड़ी वाली,
तो जो जो आप जानते हो कि इसमें रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसको दिखा के और एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दो कि भैया अगर ये 100 है तो इसके पास 10 आएगा, इसके पास 1 आएगा, ठीक है। इसलिए इसकी संख्या कम होती है, इसकी संख्या ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा इसकी संख्या होती है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा 10% लॉ, सिर्फ 10% लॉ एंट्रोपिक लेवल का डायग्राम, ठीक है जी। इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपको हर लेवल का बनाने आना चाहिए। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक लेवल दे देगा, आपको बोलेगा चलो देखो भाई ये लेवल दे दिया हमने तुम्हें, आप इस लेवल के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, बनाना है। मान लो ये दे दिया तो ये बनाओ, ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आ गया, मान लीजिए ये अगर हम रिवर की बात करें तो रिवर में तो यहीं तक होता है सारी चीज़ें, तो कौन किसको खाता है वो आपको बता देना है। तो ये डायग्राम बनाना है और इसमें एनर्जी भी दे देता है कभी कभी कि यहाँ मान लो 100 है तो कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो 100 का ये 10, फिर 10 का 1 से फिर 0.1 ऐसे करके ट्रांसफ़र होता है। इसलिए जिसके पास कम एनर्जी जानता है टॉप लेवल में, तो वो उसकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है। तो हमें ये बनाने आना चाहिए, बट एग्जाम्पल दे देना, एक आध एग्जाम्पल देके ख़त्म। 10% लॉ याद करो, ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम बना लीजिए। फूड चेन बनाने आना चाहिए किसी भी इकोसिस्टम का, क्योंकि उस इकोसिस्टम में हम रहते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर पार्क का दे दिया, पार्क का बना दो भाई, कैसे किस पे कौन डिपेंड रहता है। हम लोग तो पार्क में सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, हम वहाँ पे खाते कुछ थोड़ी ना। हाँ, अगर कोई फ्रूट है तो हम वहाँ पे खा लेंगे, है ना। लेकिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है कीड़े मकोड़े, फिर क्या क्या कौन फंसते, किसको कौन खाता है, वो चीज़ आप एग्जाम्पल बना सकते हो। इसमें कोई गलती नहीं होती है, आप जो एग्जाम्पल बनाओगे सुटेबल होना चाहिए बस, ठीक है जी। आइए आप यहाँ पे सनलाइट से एनर्जी, सनलाइट के बाद प्रोड्यूसर, है ना। फोटोसिंथेसिस से प्लांट जो है अपना फूड सनलाइट के थ्रू किससे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो यहाँ से फोटोसिंथेसिस हुआ, इससे प्रोड्यूसर में फिर हर्बीवोरस, फिर हर्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस जो सबसे ऊपर टाइगर वाइगर होता है, जो खाली मांस मछली खाता है, मांस से खाते हैं, ठीक है। तो वो उसके अंदर आ जाएगा। ये वाला आप डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चंस तो आता है कहाँ से, फिनोमेनोलॉजीज, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी भी कर लीजिए। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को समझा रहा हूँ। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है वो ध्यान दीजिए। बढ़ती हुई जनसंख्या, डे बाई डे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारी पॉपुलेशन जब डे बाई डे बढ़ती है, अर्थ के ऊपर ग्राउंड भी कम होता जा रहा है। जो फील्ड जहाँ पे हम क्रॉप उगाते हैं वो ग्राउंड भी कम होते हैं, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो हम लोग रहने के लिए भी उस ग्राउंड का यूज़ करते हैं, फील्ड का। तो जब हम उस फील्ड का यूज़ करेंगे तो हमारे खेत की लायक ज़मीन कम रह जाती है और जनसंख्या बढ़ रही है। तो उनको पूरा खाना प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब उनको सफिशिएंट फूड मिले, इसके लिए हमें क्या करना है, उसी लैंड पे बार बार हमें ग्रो करना पड़ता है। तो उसको हमें ग्रो करने के लिए हाइब्रिड मैन्योर, बड़े हेवी फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को उगाते हैं और पूरी पॉपुलेशन को देते हैं। तो जो क्रॉप में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स जो यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के अंदर चला जाता है। और वो फूड के अंदर जब जाता है तो जब हम उसको खाते हैं तो वो पॉइजन्स जो होते हैं, केमिकल जो होते हैं, हमारे बॉडी में क्या होता है, धीरे धीरे डिस्प्लेस मतलब बैठता जाता है और डिपॉजिटेड होते होते क्या होता है, एक दिन वो हमें बीमार कर देता है और बड़ी बीमारी से ग्रसित कर देता है। इसी प्रोसेस को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई भी फ्रूट्स या कुछ लाते तो आप उसको पहले छिलके उतार के आराम से उसको फिर खाइए। पहले धो फिर छिलके उतारो, ताकि थोड़ी सी तो कम कर सके। ऐसे अंदर तो गया ही होगा लेकिन कम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास खेती है और खेत है तो आप अपना खुद से उगवाइए और वहाँ का खाना आप खाइए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। बाकी तो बाहर सब इसी तरीके का मिलता है, ठीक है, समझ गए। तो वो धोने वोने से नहीं जाता। तो ये जो प्रोसेस होता है कंसनट्रेटेड द केमिकल्स इनटू आवर बॉडीज एक्यूमुलेट होने का, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आंसर्स के लिए जो क्वेश्चंस इसके होंगे वो हम देने की कोशिश करेंगे, बट अभी समझ लीजिए कहाँ से क्वेश्चन है। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लेक्टेड। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको सब पता है ओजोन लेयर क्या होता है, ऑक्सीजन O2, O+O, फिर O2 पे O3, O3 का जो लेयर है ये ओजोन लेयर का होता है। ये हम जो डिफरेंट तरह के जो केमिकल्स और AC ये सब चीज़ जो यूज़ करते हैं, CFC जो है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच आर यूज टू रेफ्रिजरेटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। इन 97 यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हुआ था, जिसमें है ना फॉर गिविंग एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन। जो भी फ्रिज ज़्यादा CFC प्रोडक्शन करता है उस तरह के फ्रिज को बंद कर देना है। जो कम से कम प्रोडक्शन करे CFC और बेकार की गैस से छोड़े, उस तरीके के प्रोडक्शन हमें करने हैं,
ठीक है। जो भी मशीन इन्वायरमेंट को गंदा करता है उसको रोक देना है, पोल्यूशन क्रिएट करता है उसको रोकना है, ये सब बातें होती रहती है। समिट जब होते हैं ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, डिफरेंट कंट्री जब आते हैं तो यही सब बात होती है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। और ओजोन लेयर, उससे करने से ओजोन लेयर थोड़ा सा ठीक ठाक हो रही है। तो जिस स्पीड से कम हो रहा था ना, समझो कि समझिए कि अर्थ का विनाश होना तय था। तो इस वजह से हमें क्या करना है, उसको कम करना है, CFC कम करना है, AC कम चलाना है। लेकिन कहाँ होता है, लेकिन नीड जहाँ पे वहीं पे चलाए, अनवांटेडली नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। मैनेजिंग द गार्बेज भी प्रोड्यूस, जो हम लोग दिन ब दिन गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे घर से, उसमें दो तरीके का गार्बेज होता है, एक बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल होता है आपको पता है वो क्या होता है, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। दोनों में डिफरेंस ही पूछ देता है। बायोडिग्रेडेबल क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल थिंग से बना हुआ है तो वो क्या डिकम्पोज हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होगा वो डिकम्पोज नहीं होता है, इसको मिलियंस ऑफ टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जिसके कारण से हमें इसको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है, ठीक है। इस तरीके से पहले तो 3R, अब 5R हो गया, तो R वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना है। रिड्यूस करो, रिसाइकल करो, ठीक है ना, उसको मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को कम कर सकते हैं, उसका यूज़ कम कर देंगे। लेकिन लोग आजकल मॉडर्न के युग में, मॉडर्न ज़माने में हम लोग इस चीज़ को देखते नहीं है। एक पॉलीथीन में 2-4 चीज़ें आ सकती है, तब भी हम उससे 10 पॉलीथीन मांगते हैं। गवर्नमेंट किसी तरीके से पॉलीथीन बैन कर देती है, लेकिन हम लोग मानने वाला नहीं, क्योंकि झोले लेकर हम लोग जाते नहीं हैं, ठीक है। हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, मतलब हमें लोग गलत समझे, अरे ये देसी आदमी देखो भाई ये बैग लेके जा रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि बैग लेकर जाना, पहले भी लोग बैग लेकर जाते थे, थैलियाँ लेकर जाने हैं, तो क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। और कम से कम प्लास्टिक अगर लेते भी है तो उसको ढंग से रखना है, ऐसे इधर उधर फेंकोगे वो ख़राब होते हैं, उसमें पानी में सड़ते गलते कोई गैसेस निकलते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकता है। इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इतनी कहानियाँ अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस सर क्या पूछेगा वो बताओ। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस पूछेगा, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर आई थिंक फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ी सी चेंज करके हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल में क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये होती है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस आपको बताने हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जिसको हम कम कर सकते हैं, जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होता है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, सबस्टेंस दैट नॉट ब्रोकन डाउन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो दोनों में डिफरेंस आप कर लीजिएगा और इसके एग्जाम्पल्स भी डिफरेंस में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता ही है मैनेजिंग हम कैसे करेंगे, इसको बता दिया हमने। बायोडिग्रेडेबल को तो आप डिकम्पोज कर सकते हो, अपने आप सरगल जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल को आपको क्या करना है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, है ना, रिड्यूस, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर को प्रिवेंट करने के लिए हम CFC गैस का जो वो होते हैं उसको हम कम कर सकते हैं, जो निकलता है, या जो हम परफ्यूम या सेविंग क्रीम सबसे एरोसेल कुछ निकलते हैं गैसेस, एरोसेल गैसेस निकलते हैं, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं उसकी मात्रा। 1987 वाला वर्ड कब हुआ था ये तो याद रख लेगा, UNEP है ना, 86 लेवल है ना, फॉर गिविंग द एग्रीमेंट फ्री शिप्स कब बना था, ये आपको पूछ सकता है 1986 में, राइट। यहाँ से पूछ सकता है। O3 का ओजोन का जो कम्बिनेशन है कैसे बनता है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये वाला चीज़ आप लाइनिंग याद कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरी बात है आपके क्वेश्चन जो है ये वाला डायग्राम आपको इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी 10% लॉ एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम, बस इकोसिस्टम, बायोटिक एंड अबायोटिक डिफरेंस, एक सांस में इसको बोल सकते हो, बायोटिक, अबायोटिक, ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफ़र का क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आप 1000 एनर्जी अगर प्रोड्यूसर लेवल पे है तो उसके ऊपर कितना जाएगा, उसके ऊपर कितना जाएगा, उसके ऊपर 4 लेयर बना के आप एनर्जी कन्फाइन कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादा टेंशन इस चैप्टर के लिए नहीं लेना है, बस आपका IQ एंड आपकी व्यू अच्छी होनी चाहिए ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।